सयाम घर आया तो असफंद और लिज़ा राना वहीं बैठे थे। उसका मूड बहुत ख़राब था। वो अरीशा को वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी बात के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो डैड भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा है। सयाम ने उनके करीब आते बमुश्किल अपने लहजे को काबू करते हुए कहा कि असफंद साहब ने हैरानगी से उसे देखा, जो आज पहली बार उनसे इस टोन में बात कर रहा था। क्या हुआ सयाम, कैसी बातें कर रहे हो? असफंद साहब माथे पर बल डाले खड़े होते बोले तो लिज़ा बेगम भी परेशानी से उठ खड़ी हूँ, जबकि बीजान भी पीछे खड़ी नम आंखों से सयाम को ही सुन रही थी। अरीशा ठीक है सयाम? लिज़ा बेगम ने ज़रा परेशानी से पूछा तो सयाम तंजिया हंसते उन्हें देखने लगा। याद आ गया मॉम कि अरीशा नाम की लड़की आपकी बेटी है। माफ़ करें और दूर रहें हमसे। आप दोनों ने कभी माँ और बाप होने का फ़र्ज़ निभाया ही कब है, इसलिए अब ये ढोंग करती आप अच्छी नहीं लग रही। सयाम गुस्से से बोला तो वो दोनों हैरत से उसे देखने लगे, जबकि असफंद साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात छाए थे। बकवास बंद करो सयाम, क्या बोल रहे हो तुम? असफंद साहब सर्द आवाज़ में बोले तो सयाम ने उन्हें देखा, जिनकी आंखें उसकी बदतमीज़ी पर सुर्ख हुई थी। हर लिहाज से सोच लिया था मैंने आप दोनों के बारे में, लेकिन अभी भी मैं इस स्टेज पर नहीं पहुंचा कि आप लोग भी उन रिवायती माँ बाप की तरह जो अपनी बेटी को इज्जत के नाम पर नीलाम कर देते हैं। सयाम ने अफसोस से कहा तो लिज़ा बेगम ने शर्मिंदगी से नज़रें फेरी, जबकि असफंद साहब ने गुस्से भरी नज़रों से उसी को तका। आप जानती हैं, जिससे आपने यहाँ ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की, वहाँ मैं कैसे देख कर आया हूँ उसे। लेकिन आप लोगों को कौन सा फ़र्क पड़ता है? आप दोनों ने तो पैदा करके छोड़ दिया हमें और डाल दिया बीजान की गोद में। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो आपने हमें बीजान की गोद में डाला, कम से कम हमारी परवरिश तो। अभी सयाम गुस्से से बोल ही रहा था जब असफंद साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जबकि लिज़ा बेगम भी नम और सुर्ख आंखों से सयाम को ही देख रही थी। वो तो कभी इस तरह से बात नहीं करता था और आज वो बदलिहाजी का हर बंद तोड़ गया था, जबकि बीजान भी अपने होंठों पर हाथ रख गई थी। आंसुओं से चेहरा भीग गया था। सयाम का चेहरा एक तरफ ढलका, जबकि उसकी हेजल ब्राउन आंखें हद दर्जा सुर्ख हुई थी। अपनी हद में रहो तुम। तुम्हें लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किया इसलिए कि तुम एक दिन अपने माँ बाप से आकर बदतमीजी करो, और तुम इसे अच्छी परवरिश कह रहे हो? यही सिखाया तुम्हें तुम्हारी प्यारी बीजान ने? माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात करना और उनसे बदतमीजी करना। असफंद साहब गुस्से से धाड़े थे उस पर, जिसने अपना ढलका हुआ चेहरा अभी भी नहीं उठाया था। जब उसकी नज़र बीजान पर पड़ी, जो किचन के बाहर खड़ी भीगे चेहरे से नफ़ी में सर हिला रही थी, उसने सुर्ख नज़रों से उन्हें देखा। मुट्ठियाँ भींच कर जब्त करता चेहरा उठा उसने सुर्ख नज़रों से उन्हें देखा और मुट्ठियाँ भींचता जब्त करता चेहरा उठाता उन्हें देखने लगा, जो गुस्से से बिखरे हुए थे। इतने साल अगर खामोश था तो बीजान की परवरिश और अपनी बहन की वजह से ही खामोश था। लेकिन अब आपने हद लेकिन अब आपने हर हद पार कर दी है, और मुझे अफसोस है कि आप मेरे माँ बाप हैं। सयाम गुस्सा जब्त करता अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से जा चुका था, जबकि असफंद राना बुरी तरह से पैर पटकते रह गए। हाँ हाँ सफदर, यूनिवर्सिटी में जाकर उधम मचाओ। जिन लड़कियों को मैंने तस्वीरें भेजी हैं ना, उन्हें हर हालत में उठा कर लाओ। अगर उनमें से एक भी लड़की ना आई तो आज का दिन मरण दिन बना दूंगा मैं तुम्हारा। वो अपनी गाड़ी की सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए मसरूर सा बोला। फ़ोन सामने करते उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराया। रोहा खबर कहाँ बचकर जा सकती हो तुम? शहरोज़ गाजी के चुंगल से निकल कर जाने वाली तुम पहली औरत हो, और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा अंजाम करूँगा ना, उफ, उसका सोचकर ही मुझे मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ आ रहा है मुझे। वो मुस्कुराता हुआ फिर से आंखें बंद कर गया। आज फिर मासूम लड़कियां उस दरिंदे की कैद में आने वाली थी। अभी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स ऑफ होने ही वाली थी जब उसके आदमी जो नकाब पोश थे यूनिवर्सिटी में दाखिल होते फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ शोर शराबा मच गया। शोर शराबा रफरा तफरी इतनी थी कि हर जगह पर। जब माही, जो अपनी लाइब्रेरी से अभी बाहर निकली थी, ये सब आवाज़ें सुनती बौखलाई थी। उसका नाजुक सा दिल सीने में पूरी तरह से धड़का था कि वो आगे बढ़ी। जब एक नकाबपोश की नज़र उस पर पड़ी, वो डर कर कांपती अपनी जगह जम सी गई। वो नकाबपोश उसके करीब आया और वो पीछे से भागती हुई दौड़ लगा गई। जब किसी लड़की से टकराकर वो ज़मीन पर गिरी। आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ था। उसकी खौफनाक शक्ल देख उसका दिल बंद होने लगा था। वो नकाबपोश उसके करीब बढ़ता उसको पकड़ने ही वाला था जब किसी ने उसके दिमाग पर फायर किया। माही की होलनाक चीख निकली थी। उस आदमी की लाश देख वो सदमे में आई जब किसी ने माही के साकित वजूद को उठाया। लाश देखकर मजीद लोग बौखला गए, लेकिन वो शख्स माही को उठाता कॉरिडोर से गुजरते एक खाली कमरे में ले आया और दीवार से लगाता दरवाजे को बंद कर गया। वो बुरी तरह बौखलाते उस शख्स के साथ
घसीटती हुई आई थी, जबकि वो हलक फाड़ चीख रही थी, लेकिन जिसने उसका हाथ थामा था वो उसे लाकर अंधेरी क्लासरूम में बंद कर गया। माही के वजूद को दरवाजे से लगाते उसने अपने घेरे में किया और दरवाजे पर बने छोटे शीशे से बाहर की तरफ देखने लगा, जहाँ उधम मचा था। माही ने अपनी मीची आंखें खोल अपने साए पर अपने ऊपर साया फिगन किए शख्स को देखा, जो ब्लैक हुडी में था, चेहरे पर मास्क लगा था। माही ने हैरानी से उसकी काली सी आंखें देखी, जिनमें गुस्सा था। वहशत थी कि माही के रोंगटे खड़े हुए। छोड़े हमें, माही कांपती आवाज़ में बोली कि उस शख्स ने उसके लफ्ज़ों पर चौंकते हैरानी से माही की आंखों में देखा। उसकी मासूम आंखों में अपनी वहशतनाक आंखें गाड़े वो हैरानी से उसे देख रहा था। जब माही को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी, उसे इस कदर खौफ आ रहा था, वो मासूम जान डरकर कांपती उसकी बाहों में झूल गई थी। अब वो चकराते सर के साथ उसके बाजू पर गिर गई थी, जबकि उसकी नज़रें माही के चेहरे पर थी। वो हूबहू किसी से मिल रहा था, जबकि उसका हम कहना उसे उसी खास शख्स की याद दिला गया। उसने गौर से उस लड़की को देखा, जो साफ रंग के साथ नाजुक जसामत लिए सादा से कपड़ों में बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी नज़रें फिरते उसे क्लासरूम के सबसे पीछे ले जाते सीट के करीब दीवार के सहारे बिठाया और खुद बाहर की तरफ निकलता दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा गया। वो चेहरे पर मास्क लगाता पीछे मुड़ा, जहाँ उसे अपना एक आदमी नजर आया, जो अपने करीब दौड़ती डरी सहमी लड़कियों को लिए खड़ा था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स चुनकर खूबसूरती को इकट्ठा कर रहा था। वो जबड़े भींचता अपने आदमी को बैक साइड पर जाने का इशारा करता, अपनी गन लोड करता आगे बढ़ा, जब वो आदमी दूसरी लड़कियों को हंसते हुए पकड़े हुए थे और वो रोती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब वो आया और जबड़े भींचते उनके दिमागों पर फायर किया और वो वहीं ढेर हुए। वो जो उन दोनों पर फायर करता आगे फूंक फूंक कर कदम रख रहा था कि किसी ने उस पर फायर किया। गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी तो वो तकलीफ से आंखें मीचता फौरन साइड पर हुआ और पलटते उसके सीने पर फायर कर गया। वो बाजू पर हाथ रखता आगे बढ़ा, जब उसे उस लड़की का ख्याल आया जिसे वो क्लासरूम में बंद करके आया था। इधर उधर देखता आगे बढ़ने लगा। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी, जबकि कुछ तालिब इल्म अभी भी क्लासरूम्स में बंद थे। जब पुलिस का सायरन बजा, वो भी आगे बढ़ने लगा था, जब किसी ने उसे पीठ पर डंडा मारा। वो तकलीफ से ज़्यादा गुस्से से आंखें मीचता पलटा। उसकी आंखों में गुस्से और शोले की तरह उसकी आंखों में गुस्सा शोलों की तरह उबल रहा था कि सामने वाले को वहशत हुई थी उससे। वो घूंट भरता एक कदम पीछे हुआ, जब उसका कॉलर पकड़ते ज़मीन पर उसने गिराया और फिर पैर दर पैर उसके सर पर डंडे मारे, जिससे वो अधमुआ होता बेहोश हुआ। पुलिस अंदर आई तो वो गुस्से से डंडे को फेंकता पलटा, जहाँ डीएसपी जरमान खान परेशानी से भागा हुआ उसकी तरफ आया। नीचे पड़े वजूद को देख जरमान ने अपने आदमी को इशारा किया, जो उसे उठाकर ले गया, जबकि वो चारों तरफ नज़रें दौड़ाता परेशानी से देखने लगा। उस शख्स ने पलट कर खूंखार नज़रों से जरमान खान को देखा और अपना मास्क उतारा। तुम्हारे डिपार्टमेंट को खबर कर दी गई थी, उसके बावजूद इतनी देर से आयो, अलमीर ने गुर्राते हुए कहा। तो जरमान ने भी गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा। जब तुमने खबर की थी हम तभी निकले थे, पर नहीं है मेरे जो उड़कर पहुंच जाओ। जरमान की बात पर अलमीर ने गुस्से से नजरें घुमाते सर झटका। बाहर कुछ लड़के आए, उन्हें हिफाजत से घर पहुंचाओ। अपने स्टाफ से कहो सारी क्लासें चेक करें जहां स्टूडेंट्स छुपे हैं। अलमीर ने हाकमाना अंदाज में हुक्म दिया और अंदर की तरफ बढ़ गया कि जरमान ने गुस्से से गहरी सांस भरी उसके लहजे पर और अपने आदमियों को इशारा किया। अलमीर सीधा अंदर उस क्लास की तरफ बढ़ा जहाँ उसने उस लड़की को बंद किया था। दरवाज़ा खोलते अंदर जाते अलमीर ने कदम बैग की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भवें परेशानी से सिमटी। वो वहाँ नहीं थी। जब अलमीर की समात में उसकी सिसकियाँ गूंजी, उसने मुड़कर चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। यकीनन वो किसी सीट के पीछे छुप कर रो रही थी। अलमीर बोर्ड की तरफ जा खड़ा हुआ और अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया। जब उसे एक सीट के पीछे किसी का साया नजर आया, अलमीर ने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए तो वो गठड़ी बनी छुपी हुई थी। अलमीर को देखते आंखों में खौफ भरे उसे देखने लगी। अलमीर ने संजीदगी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो मजीद अपने आप में सिमटी नफ़ी में सर हिला गई। फिक्र मत करें, मैं मुहाफिज हूँ आपका, बाहर पुलिस आ चुकी है, अब आप महफूज हैं। अलमीर ने संजीदा अलबत्ता नर्म लहजे में कहा तो वो डबडबाई आंखों से उसे देखती डरते हुए उसका हाथ थाम गई, जो शक्ल से बेहद संजीदा और खूबरू और पुरकशिश मर्द था। लेकिन उसे फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि उसने उसके सामने उस शख्स को ढेर किया था। माही ने उसका हाथ थामा तो वो उस पर करीब मजबूत करता उसे सहारा देता ज़मीन से उठा गया और उसे बाहर की तरफ ले गया, जहाँ जरमान अभी भी परेशानी से खड़ा बार बार किसी को फ़ोन मिला रहा था। माही की नज़र जरमान पर पड़ी तो हैरानी से अलमीर से हाथ छुड़ाती उसकी तरफ भागी। मान भाई। माही की आवाज़ सुनते जरमान ने नज़र उठाकर उसे देखा तो हैरत और परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा, जो अलमीर के साथ थी और रोती हुई उसके पास आ रही थी। माही तुम ठीक हो ना? जरमान उसके सर पर दुपट्टा सही करते बोला तो वो रोती हुई इस बात में सर हिला गई। हाँ हम बहुत डर गए थे मान भाई, हमें आप ही के पास
ले चलें प्लीज़, माही रोते हुए बोली। तो ज़रमान ने सर बात में हिलाया। तुम बिल्कुल मत डरो, अब तुम सेफ हो, मैं आ गया हूँ ना। ज़रमान उसके सर पर हाथ रखते उसे तसल्ली देते बोला, जबकि उसे भी सुकून मिला। ज़रमान को देखकर अलमीर पीछे जेबों में हाथ फंसाए हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। उसका हम कहना, उसके नकूश, और फिर अब ज़रमान, तो क्या वो हाला नूर की बहन थी? अलमीर उसकी पुश्त देखता कड़ियाँ मिलाता इसी नतीजे पर पहुंचा जब माही ने पलट कर उसे देखा, जो संजीदा नज़रों से भवें भींचे उसी को देख रहा था। उसे उनसे आंखों से खौफ आया था। वो वापस पलट कर ज़रमान की तरफ चेहरा मोड़ गए, जबकि ज़रमान की नज़र भी माही पर पड़ी, जो अलमीर को देख रही थी। तो क्या अलमीर ने ही उसे बचाया था? वो सब स्टूडेंट्स को निकालते हुए सही सलामत बाहर की तरफ ले गए थे, जबकि अलमीर भी वहां से एक नज़र उन पर डालता बाहर की तरफ बढ़ा। जब ज़रमान और हाला ने उसे ऑफिस में शाहनवाज गाजी पर शक बताया था, उसने तब से उस समेत उसके भाई पर गहरी नज़र टिकाई हुई थी। शहरोज़ गाजी पर उसे पूरा शक था, और उसका शक यकीन में तब बदला जब वो अपनी सारी उस पुरानी हवेली में से उस गार्ड और मुलाजमा को मार कर बाहर आया था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर इतना बड़ा खून का धब्बा और उसका गन छुपा कर फ़ौरन कार में बैठना। अगर हाला यूसुफ को किडनैप करके वो अपने 2 दिन उसमें बर्बाद ना करता तो शायद रूहा खावर तक भी पहुंच चुका होता। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो बड़े मोहरे से हाथ धो बैठे थे। जब उसका शहरोज़ पर शक यकीन में बदला था, उसने ज़रमान को और बाकी लोगों को भी चौकन्ना किया। ज़रमान ने फ़ोन ट्रेस किया जिससे उन्हें यही खबर मिली थी कि वो फिर खूबसूरती को निशाना बनाना चाहता था, फिर लड़कियों की इज्जत से खेलना चाहता है। अलमीर गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसे ज़रमान खान पर उस वक्त सख्त गुस्सा था जो वक्त पर नहीं पहुंचा था। शहरोज़ गाजी, अब तो या तो तू जिंदा रहेगा या मैं, वो घुराते हुए कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रमान माही को घर छोड़ते जा चुका था क्योंकि उसका जाना ज़रूरी था, जबकि नूर को वो कॉल पर सारी बात बता चुका था। जैसे ही माही घर पहुंची, हाला नूर ने उसे फ़ौरन गले से लगाया, जो बेतहाशा रोने लगी थी। अभी हम बहुत डर गए थे, हमें लगा हम मर जाएंगे, वो रोते हुए बोली। तो नूर ने उसकी पीठ सहलाई। डर से उसकी आंख से भी आंसू टूट कर गिरे। रोए मत। नूर की बात पर माही की सोचों का भंवर वहीं पहुंचा जहाँ अलमीर सिकंदर ने उस शख्स को गोली मारी थी। मान थे ना आपके साथ, कुछ हो ही नहीं सकता था आपको, बस चुप करें। अब नहीं रोना माही, नहीं रोना। आप ही मान भाई लेट हो गए थे, हमें किसी और ऑफिसर ने बचाया, वरना वो हम तक पहुंचकर शायद हमें अपने साथ ले जाता या फिर हमें जान से मार देता। माही ने उसे याद करते अटकते हुए कहा। तो नूर के भी दिल को कुछ हुआ था। वाकई अगर वो ऑफिसर ना होता तो क्या होता? और वो फिर से नूर को सीने से लगाकर दिलासा देती, खाना खिलाते उसके कमरे में उसके पास ही बैठी रही ताकि वो सो सके, जबकि नूर बार बार ज़रमान को फ़ोन कर रही थी जिसका फ़ोन बंद मिल रहा था। वो खामोशी से कमरे में बैठी थी। सयाम कल पूरा दिन उससे नहीं मिला था। रात में उसने मुलाजमा से पूछा, जिसने कहा कि वो पूरा दिन गुमसुम बैठी थी और अब खाना खाकर दवाई लेकर सो चुकी है। दोपहर हुई तो वो उसके कमरे में आया, जो बेड पर घुटनों को चेहरों तक किए, उसमें मुंह छुपाए आसमानी रंग का सूट पहने बैठी थी। बेतरतीब कटे बाल बिखरे से थे। उसके कदमों की आवाज़ पर रूहा के कान खड़े हुए। उसने घबराते जैसे ही चेहरा उठाया तो सामने वही फरिश्ता खड़ा था जो उसे न जाने उसकी ज़िंदगी की किस नेकी के सिले में दोजख से निकाल लाया था। उसे देखते ही देखते रूहा की आंखों में जो डर खौफ था वो आंसुओं में बदल गया। वो उसकी आंखों में अपनी हेजल ब्राउन आंखें गाड़े उस तक आया और उसके करीब बैठा। कैसी हैं आप? सयाम ने नर्म लहजे में पूछा। तो वो नम आंखें फड़फड़ाते लब लिए सरस बात में हिला गई। सयाम की नज़र उसके कांपते होंठों पर गई तो वो नज़रें फेर गया। शायद ये सब उसकी ये हालत देखने की वजह से हो रहा था कि वो उस लड़की की तरफ खींचा जा रहा था। शायद ये तर्स था कि वो उस लड़की का रोना नहीं देख पा रहा था। सयाम ने हाथ बढ़ाते उसके आंसू साफ किए तो वो नज़रें झुका गई। किस बात की टेंशन है? कोई दर्द, कोई तकलीफ? सयाम ने हल्का सा मुस्कुराते सवाल किया तो वो फिर रोने की तैयारी करती नफ़ी में सर हिला गई, जबकि वो उस वक्त उसे बेइंतहा प्यारी लगी थी कि वो मुस्कुरा कर रह गया। खाना खाया था आपने? सयाम के सवाल पर वो फिर इस बात में सर हिला गई। कमरे में ऐसे बंद क्यों बैठी हैं? ये घर बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए, आप यहाँ बाहर आ सकती हैं, हमारे घर में इतना प्यारा गार्डन है, आप वहाँ बैठ सकती हैं। सयाम ने नरमी से हंसते हुए उसे बताया तो वो खामोशी से पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगी। तो सयाम खड़ा हुआ और नरमी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो रूहा ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाथ को, लेकिन थामा नहीं, बस देखती रही कि यही वो हाथ था जिसने कुछ दिन पहले उसे उस अंधेरी रात से निकाला
निकाला था। हाँ, ये वही हाथ तो था। सयाम ने उसे यूं ही बैठे देखा तो हाथ की चुटकी बजाते मुस्कुराते उसे देखा। आए रोहा, मैं आपको मेरे घर का गार्डन दिखाता हूँ। वो फिर नरमी से बोला तो वो शनासा हाथ को थाम गई। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके साथ आने लगी। चारों तरफ वो उसके घर को देखने लगी जो बहुत बड़ा था, एक शानदार घर। मैं तो महलों की रानी बनूंगी, सारी जिंदगी इस झोंपड़ी में नहीं रहूंगी। उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी तो उसकी आंखें भर आईं। लाउंज से होते वो उसे गार्डन की तरफ लाया तो वो रुक कर उसे देखने लगी, जो सूरज की रोशनी में चुंधियाई आंखें लिए चमकती हुई सादा से हुलिये में प्यारी लग रही थी। यारम ने झुककर बेख्तियार उसके पैरों को हाथ लगाया तो वो डर कर आंखें फाड़े एक कदम पीछे होती उसे देखने लगी। पैरों से चप्पल उतार दें और इस तरोताज़ा माहौल को महसूस करें। सयाम ने उसे डरते देख कर कहा और उसे हाथ ना लगाया कि कहीं वो फिर ना डर जाए। बेशक उसका कंफर्टेबल होना सयाम की पहली तरजीह था। वो सुकून का सांस भरती पैरों से चप्पल उतार गई थी और सयाम के पीछे चलती वो ठंडी घास पर कदम रखती आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी। 5 साल बाद ये आज़ादी, ये सुकून महसूस करके उसका दिल भर आ रहा था। वो तरसी थी इस आज़ादी को, इस सुकून को, इस इज्जत को। रोहा ने बेख्तियार आंखें खोलते उस फरिश्ते का चेहरा देखा जो मुस्कुराते उसी को देख रहा था। चौड़ी भवें, हेज़ल आंखें, हल्की दाढ़ी और वही हमेशा की तरह चेहरे पर सजी मुस्कान। वो तो कोई बाहर के मुल्क से आया हुआ शख्स लग रहा था। वो बहुत गौर से हर चीज़ से बेफिक्र सयाम को देख रही थी। उसके तासुरात, उसका यूं देखना, ये सब सयाम को समझ आ रहा था। वो जिस्मानी तकलीफ़ के साथ ज़हनी दबाव का भी शिकार थी। कैसा महसूस कर रही हैं आप रोहा? सयाम ने फिर उसके आगे चुटकी बजाते पूछा तो वो ध्यान भटक जाने पर फिर गौर से उसे देखती नज़रें झुका गई। मैं ठीक हूँ, वो खोई लहजे में गार्डन में लगे फूलों को देखते बोली। मैं कहाँ हूँ? ये पहला सवाल था जो उसने तब से अब तक पहली बार किया था। वो चलते चलते बोली, कदम बहुत छोटे थे, शायद वो पौधों तक पहुंचना चाह रही थी। सयाम ने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आप मेरे घर हैं इस्लामाबाद में, मैं यहीं होता हूँ। सयाम ने ज़रा तफसील से उसे बताया। तुम्हारा घर है ये? वो अचानक रुकती सयाम की तरफ देखने लगी तो वो नरमी से सर हिला गया। लेकिन तुम कौन हो? वो पेशानी पर बल डाले मासूमियत से बोली। मैं सयाम हूँ, सयाम राना। वो मुस्कुराकर उसे अपना नाम बता गया तो वो उसे और उसकी मुस्कुराहट को गौर से देखने लगी। उसने जब भी उसे देखा था मुस्कुराते ही देखा था। तुमने मुझे क्यों बताया? क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था, सयाम ने फिर इत्मीनान से कहा तो वो पुरसोच नज़रों से उसे देखती पलट गई। जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता। उस दरिंदे के अल्फाज रोहा के कानों में गूंजे तो वो बेख्तियार आंखें बड़ी किए पलटती उसे देखने लगी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ बुरा ही करोगे ना? वो पीछे होते नफ़ी में सर हिलाते बोली तो सयाम के तासुरात संजीदा हुए। वो वहीं खड़ा उसे देखता गया जो बस नफ़ी में सर हिलाए यही बोले जा रही थी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ मैं। वो बुड़बुड़ा रही थी, अपने बालों में हाथ दिए नफ़ी में सर हिला रही थी जब सयाम उसके करीब हुआ और उसके हाथों को काबू किया जो बेहद जनूनी हुए अपने बाल नोचे जा रही थी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे मार दो मुझे, प्लीज़ मुझे मार दो। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मुझे मार दो। वो हिज़ानी अंदाज में चीखते उसे बता रही थी जो अब उसे पूरी तरह काबू किए खुद से लगा गया। जबकि उसकी चीखों पुकार पर बीएम्मा और लिज़ा बेगम दूर से उसे देखने लगी, जिसको सयाम ने गले से लगाया हुआ था। लिज़ा बेगम गुस्से से मुठियां भींचती एक गुस्से भरी नज़र बीएम्मा पर डालती वहां से अपने कमरे में चली गई, जबकि बीएम्मा उसकी तरफ परेशानी से बढ़ी। वो बोलती बोलती खुश्क गले से खामोश होकर निढाल उसके सीने पर सर टिकाकर अपने वजूद को ढीला छोड़ गई। आंखें अभी भी लेकिन खुली थीं जिनसे गर्म स्याल बह रहा था। श्याम बाबा, बीअम्मा ने उसे पीछे से पुकारा तो वो चेहरा मुड़ते मशकूर निगाहों से उन्हें देखने लगा और करीब आने का इशारा किया तो वो करीब आती रोहा को सहारा दे गई। बीजान और सयाम का सहारा पाते वो कमरे तक आए, बिस्तर पर बैठकर पीछे टेक लगा गई। आंखें और वजूद अब साकित सा था बस। बीजान उसके पास बैठी और उसके बाल संवारे। बेटा जी ठीक हो आप? बीजान ने नरमी से पूछा तो वो कुछ ना बोली, बस उन्हें देखे गई। मेरे साथ सब बुरा होगा, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो हल्की आवाज़ में बीजान को देखते बोली तो वो नरमी से उसके करीब होती उसको सीने से लगा गई, जबकि एक ममता का एहसास मिलते वो सब कुछ भुलाई बिलक बिलक कर रो दी। उसे ऐसे देख सयाम का दिल बेचैन हुआ।
लेकिन उसने रोने दिया, उसे चुप ना कराया ताकि उसके अंदर का गम बाहर आ सके। बस बेटा कोई बात नहीं, खामोश हो जाओ। बीजान ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, जो अब रो नहीं रही थी लेकिन हिचकियाँ ले रही थी। अब मेरी बात सुनो। उन्होंने नरमी से उसे दूर करते पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया तो वो पीकर उन्हें देखने लगी। आपसे कुछ बुरा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत हो। गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन आपको पता है, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस पर नादिम होकर अपने रब से माफ़ी मांग ले, उनसे अच्छा कोई नहीं होता बेटा जी। बीजान ने उसे प्यार से समझाया तो वो उनका हाथ थामती तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गए। मैंने गलती नहीं की, मैंने गुनाह किया है, वो बहुत बड़ा गुनाह। मैं क्या करूं, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। रोहा ने नम लहजे में उन्हें कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाती उसका चेहरा पहुंच गए। बेटा जी, गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से तो बड़ा नहीं होता ना। तुमने कितने ही गुनाह किए हों, वो रब कहता है कि तू आ तो सही, मैं सब माफ़ कर दूंगा। मरना हल नहीं है बेटा जी। क्या अपने रब को जवाब नहीं दोगी? वहाँ की ज़िंदगी यहाँ से कई गुना मुश्किल है। यहाँ तो माफ़ी मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिलेगी। अपने रब से तौबा करो, अब ज़िंदा हो। ये एक उम्मीद है रब की तरफ से कि मैंने तुझे एक मौका दिया है, तू मांग ले माफ़ी। और आप इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से गंवाना चाहती हो? नहीं बेटा जी, अल्लाह के पास बहुत सुकून है, उससे माफ़ी मांगो, ऐसे ना करो। वो उसे गहराई से समझाती फिर सीने से लगा गए, जो उनके लफ्ज़ों पर साकित हुई। अगर वो मर गई तो उसके गुनाह तो उसके साथ ऐसे ही जाएंगे, उनकी माफ़ी कैसे मिलेगी जब वो सारे रास्ते अपने हाथों से खुद अपने लिए बंद करके जाएगी। रूहा ने खाली खाली नज़रों से सामने खड़े वजूद को देखा, जो नज़रें उसी पर टिकाए आज बेहद संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। तो क्या ये नई ज़िंदगी उसे अपने रब से सच्चे दिल से तौबा करने को मिली है? अगर ऐसा है तो वो क्यों अपने हाथ से इसे गंवाए? वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन अपने रब को मना लेगी। और फिर वो इसी इंतज़ार में बैठा है, मेरा गुनाहगार बंदा आए और मुझसे माफ़ी मांगे और वो उसे अपनी रहमत से रूशनास कराते माफ़ कर दे। और बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है।